सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना चैप्टर वेक्टर्स। यार ये अपन की बेसिकली थर्ड वीडियो है, दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जाके नहीं देखी तो सबसे पहले देख लो क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन रहेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर या फिर इस वीडियो में अपन बेसिकली बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। पहले ही बता दूं यार, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैं यहाँ से वो वाले क्वेश्चन नहीं निकालूंगा कि ए डॉट बी बताओ, बी डॉट सी बताओ, यहाँ से इतने आसान वाले नहीं। अपन यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे जो कि अपन के जेईई मेंस में बहुत बार आ चुके हैं या फिर उसके आसपास ही जो अपन का कंसेप्ट है वो रिवॉल्व होता है। कई वाली बात समझ में आ रही है? तुम यहाँ के कमेंट्स पढ़ ही सकते हो, लोग खुद बोलते हैं, स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि जो मेरे नोट्स हैं वो उनको जेई में हेल्प करे हैं, जो अपन का इस बार जेई हुआ है उसमें हेल्प करे हैं। तो डेफिनेटली यार यहाँ से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन डालता हूँ या फिर जो कोई भी शॉर्ट नोट्स हम लोग को प्रोवाइड कराता हूँ तो मैं ऐसे ही कोई नशे में या फिर ऐसे ही फालतू नहीं बना देता हूँ। मैं काफी सोच समझ के डालता हूँ कि यार किसके आसपास ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो का अपन लाइक टारगेट रखते हैं यहाँ से यार 120। होप तुम लोग पूरा कर दोगे क्योंकि काफी मेहनत से मैं बना रहा हूं। अगर तुम लोग ने सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो जरूर करना, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि लगभग 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। और तुम्हें पता ही है कि जब मेरी वीडियोस काम आती हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, सो यार अपन इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अपन का बेसिकली टॉपिक आ जाता है ऐसे थोड़ा सा प्रोजेक्शंस के ऊपर। प्रोजेक्शन यार अपन का मेंस में इंपॉर्टेंट है, मतलब एक छोटा सा ही कंसेप्ट है। क्या होता है देखो, कंसेप्ट यहाँ से अपन का ये बोलता है कि भैया अपन का यहाँ से मेरे पास पहला वेक्टर मान लो, यहाँ से मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर, दूसरा अपन का मान लो बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का अपन का होता है कि देखो दो चीजें होती हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसके फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। या फिर इसको याद रखने का तरीका, जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं वो नीचे आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब बी के ऊपर निकाल रहा हूं तो नीचे बी का मॉड आएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के ऊपर निकाल रहा हूं तो नीचे मेरे पास ऐसे मॉड ऑफ ए आएगा। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है? सही है भैया। तो यह अपन का आता है बेसिकली प्रोजेक्शन, या फिर मैं अगर इसको अच्छे तरीके से लिखूं तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। क्या मैं यहाँ से बी कैप बोल सकता हूं? वही अपन का यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। आसान सी बात है ऐसे। ये एक अपन की प्रॉपर्टी है जो कि चैप्टर में बहुत बार रिवॉल्व होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये अपन का आ जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। या फिर इसको मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको बस यहाँ से मैंने यहाँ से वही खोल के थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही है? अब अपन का आता है यहाँ से ये वाला टॉपिक, ये अपन का मेंस में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, और ज्यादातर बच्चे इसको आउट ऑफ कोर्स मान लेते हैं या फिर उनको समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या होता है। बट इसमें केवल दो चीजें लगती हैं, प्रोजेक्शन लेना और अपन का ट्राइंगुलर वेक्टर लॉ। खत्म काम, बस दो चीजें लगती हैं। कैसे करते हैं इसको अपन सोचते हैं। देखो अपन का यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए। अब देखो यहाँ पे दो चीज बोल रहा है कि बी वेक्टर का तुम ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकालो, पहला केस। ये तो भैया आसान है, अपन ने ऊपर निकाला। हाँ, इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन कि जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जैसे ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है, यहाँ से ये एम बी वेक्टर। तो मुझे यहाँ से ये बताओ कि यहाँ से ये वेक्टर क्या होगा। अब बताओ, काफी आसान होता है, बताते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऐसे ये निकालता हूँ, यहाँ से मेरे पास मान लो इसको यहाँ से मैंने मान लिया यहाँ से ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया यहाँ से बी वेक्टर। तो मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ से मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए के ऊपर निकाल रहा हूं तो मेरे पास यहाँ से ए, मेरे पास यहाँ से मॉड नीचे आ जाएगा। क्या ये वाली बात सही है? बट क्या ये प्रोजेक्शन वेक्टर हुआ? नहीं, ये तो मेरे पास एक मैग्नीट्यूड हुआ ना। इसको तुम कैसे समझ सकते हो? देखो बी डॉट ए क्या आएगा, मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी आएगी, उसको मैं डिवाइड करूंगा मॉड से, तो ये मेरे पास बेसिकली प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा। बट मुझे तो उस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, और मैंने सीख रखा है कि अगर मुझे उस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना होता है तो मैं उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो कुछ नहीं यार, यहां से इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, जो कि आ जाएगा मेरे पास यहां से ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ये बात समझ में आई? यहां से मैंने ये वाला फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई करा? क्यों? क्योंकि मुझे उसके डायरेक्शन में चाहिए। देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसको इज्जतदार तरीके से लिखूं तो ये मेरे पास बेसिकली आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ये अपन का आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब बात आती है कि भैया आपने ये तो निकाल लिया, बट मुझे तो यहां से ये वाला भी चाहिए। इसको बताओ अपन करेंगे ट्राइंगुलर लॉ से। मैंने तो भैया यहां से यार एक चीज सीख रखी है, क्या? कि ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। कैसे? ट्राइंगुलर लॉ अपन ने 11th में सीख रखा है। ओके भैया, ओ एम वेक्टर क्या मुझे पता है यहाँ से?
ऑफकोर्स यहाँ से मुझे ओ एम वैक्टर तो मैंने अभी हाल निकाला ना, ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास ओ एम वैक्टर है, एम बी वैक्टर मुझे निकालना है, और ओ बी वैक्टर मेरे पास बी वैक्टर तो पड़ा ही हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज्जतदार तरीके से कि एम बी वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओ बी वैक्टर कितना बन जाएगा, बी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर, यहाँ से ये ओ एम वैक्टर, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, जो कि मेरे पास बन जाएगा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू यहाँ से मेरे पास यहाँ से ए वैक्टर। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये वाला मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों होता है ऐसे, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्शन तो निकालने थे, मतलब यहाँ से जो ओ एम वैक्टर है ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से क्या प्रोजेक्शन ही तो लेना है, ऐसे जो अपन सीखते हैं एनसीईआरटी में भी है, बट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ये वाला वेक्टर निकालना। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। हमेशा जब भी तुम्हें ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जिसमें यहाँ से ए बी बी सी सी है और यहाँ से ए प्लस सी का कुछ दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ से केवल और केवल एक चीज सोचनी है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। वो क्या आइडेंटिटी होती है? देखो आइडेंटिटी तो मैंने यहाँ से सीख रखी है, यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर यहाँ से है ना, हाँ, विल बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर है ना, प्लस मॉड सी स्क्वायर। ये अपन का आने वाला है यहाँ से मेरे पास यहाँ से प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अपन को पता है, यहाँ से ये अपन की एक आइडेंटिटी आती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पता है कि यार यहाँ से ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है ये तो 0 है, तो क्या मेरे पास यहाँ से ये पूरा टर्म 0 नहीं बन जाएगा? ऑफकोर्स बन जाएगा। 0 इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर कितना बन जाएगा? 1। क्यों? इसने खुद बोल रखा है कि यार यहाँ से ये तो यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। सिमिलरली मॉड बी भी 1 हो जाएगा, मॉड सी भी 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ से इतना पूरा पार्ट, इसको यहाँ पे उतार दो। क्या अब मैं यहाँ पे थोड़ा इज्जतदार तरीके से वापस से लिख सकता हूँ, ये पूरा यहाँ पे जाएगा तो ये पास बन जाएगा -3/2, क्योंकि यहाँ से ये जो 2 वाला टर्म है इसको मैं कॉमन करके नीचे ला सकता हूँ, विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। काम खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार दिखेंगे जिसमें तुम्हें यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का कुछ रिलेशन दिया होगा, या फिर तुम्हें ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए का एक रिलेशन दिया होगा और वाइस वर्सा पूछा होगा। तो हमेशा तुम्हें यहाँ से बस एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, ये वाली आइडेंटिटी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे अपन का क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइज ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, एंगल फाइंड करना है। अब बात यहां से ये आती है कि एंगल फाइंड करने के लिए अपन कुछ अप्रोच सोचें। ठीक है, अप्रोच सोचते हैं। अप्रोच में कुछ ऐसे सोच सकता हूं कि मैं अगर कुछ इसको इज्जतदार तरीके से ऐसा लिख दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं। क्या मैं यहां पे दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर दूं? क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बट मुझे तो यहां से ये पता हुआ है कि मॉड सी का स्क्वायर कितना आने वाला है? 1। क्यों? इसने खुद बोल रखा है 3 यूनिट वेक्टर्स। अगर सी मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मुझे भैया इसको ओपन करना अभी हाल मैंने सीखा है। मैंने सीख रखा है कि मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर इसको मैं अगर इज्जतदार तरीके से लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। मेरे पास मॉड ए स्क्वायर कितना आने वाला है? मॉड ए स्क्वायर मेरे पास कितना आने वाला है? ये अपन का आने वाला है 1। मॉड बी स्क्वायर कितना आने वाला है? 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से 1 से एक 1 काटो? बात समझ में आ रही है? और सिमिलरली क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मॉड ए भी पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा? तो बेसिकली मेरे पास यहां से बचा cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। और ट्रिग्नोमेट्री से मैंने सीखा है कि यहां से ये एंगल मेरे पास आने वाला है 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं थीटा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री और 2π/3, मतलब वो अपन का यहां से समझने के लिए। ठीक है, आसान था, बस अपन को यहां से यही सोचना है। डॉट प्रोडक्ट्स वाले पार्ट में एक ही अपन का फंडा काम करता है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके रिलेशन फाइंड करो, सिंपल। ज्यादा ना कुछ अकल लगानी है ना कुछ अपन को ऐसा करना है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट अच्छा है, इसको अपन देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल π/4 विथ z एक्सिस।
विच मेक्स एन एंगल π/4 विद z एक्सिस। ओके, मैं समझ गया। बट सबसे पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो गए हैं ना कि तुम ए वेक्टर को फाइंड करो और उन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी है कि यार ए वेक्टर इसके साथ ऐसा कर रहा है, उसके साथ ऐसा कर रहा है, तुम तो एक काम कर लो कि ए वेक्टर को कुछ एक रैंडम वेक्टर मान लो। रैंडम वेक्टर कैसे? तो मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है भैया, इसने बोल रखा है एंड इट इज सच दैट ए वेक्टर प्लस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, इसने बताओ खुद से ही सारी कंडीशंस दे दी। पहली बात, इसने बोल रखा है कि ए इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसका मॉड होगा 1, इसका मॉड होगा 1, मतलब मुझे एक पहला रिलेशन यहीं से समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास यहाँ से पहला रिलेशन आया। ओके, दूसरा रिलेशन इसने खुद बोल रखा है मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ जेड एक्सिस। का मतलब अगर मैं ए वेक्टर को जेड एक्सिस मतलब के कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास एक एंगल आने वाला है जिसको मैं बोलूंगा π/4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट के कैप मतलब ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से मॉड ए, हाँ ये मेरे पास कितना होने वाला है मॉड ए इंटू मॉड बी, जिसको मैं यहाँ से बोलूंगा के कैप मॉड बी इंटू कॉस π/4। कॉस π/4 कितना होने वाला है 0, 1/2, 1/√2। तो ये मेरे पास होने वाला है इंटू 1/√2। अब सीधी सी बात मुझे यहाँ से पता चलने वाली है, मॉड ए कितना होता है 1, इसको 1 लिख देंगे। के कैप का मॉड कितना होगा 1। अब सीधी सी बात है, ए वेक्टर को अगर मैं के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे केवल एक जेड वाला टर्म नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई तो 0 हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सीख रखा है आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है। क्यों? क्योंकि लोग आपस में 90 डिग्री में होते हैं। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा कितना? मेरे पास यहाँ से बचेगा केवल जेड। जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 1/√2। ये मेरे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन इसने खुद बोल दिया कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसका मॉड्यूलस होता है 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका मॉड्यूलस होता है 1 होगा इसका मॉड्यूलस, और इसकी असलियत में वैल्यू कितनी होने वाली है? इसकी असलियत में वैल्यू होने वाली है जो कि अपन ने सीख रखा है यहाँ से मॉड ए का स्क्वायर प्लस अपन के पास यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई कैप का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट आई कैप। ए वेक्टर जो मेरे पास यहाँ से ये है, अगर तुम आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 2x प्लस आई डॉट जे कितना होने वाला है ऑफकोर्स 0 प्लस 2 टाइम्स जे डॉट ए मतलब y का अपन का कंपोनेंट आ जाएगा, तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, मॉड ए का स्क्वायर कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने तो खुद नहीं बोला कि यार ए अपन के पास एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हटा के लिख दो एक 1। सीधी सी बात है, यहाँ से 1 से 1 कटा, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, 2 यहाँ पे पास बन जाएगा -2। अब सीधी सी बात है, क्या मैं यहाँ से पूरी इक्वेशन से 2 2 काट सकता हूँ? ऑफकोर्स काट सकता हूँ। ये मेरे पास बचा -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात, ये z को तुम पुट कर दो इसमें। अगर तुम z को पुट करोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। काम खत्म। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अगर तुम्हें आसान तरीके से सॉल्व करना है तो तुम ऐसा कर दो, इसको ऐसा लिख दो y इज इक्वल टू -1 - x। अब इस y की वैल्यू को तुम इसमें पुट करो, x में क्वाड्रेटिक आएगी। तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना 9th में सिखा दिया था, बात समझ में आई? तो ये अपन का होता है एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन जो कि अपन का मेंस में आ सकता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। अब अपन चलते हैं बेसिकली अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या था? मॉड ए वेक्टर इतना दिया हुआ है 3, मॉड बी 4 और मॉड सी 5। ओके, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी प्लस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी प्लस ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम देख रहे होगे कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि काफी आसान से करें। मतलब अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, वरना जनरली क्या होता है, लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम पे समझते हैं एंड डॉट प्रोडक्ट कितना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मतलब वैल्यू पुट करो काम खत्म। तुम ये वाले क्वेश्चन देख रहे होगे, क्या ये डायरेक्ट पुट करने से आ रहे हैं? नहीं, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो जेईई मेंस वाले ये तो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो अपन को थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोई मैं तुम्हें हाई फाई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि और ये एकदम एडवांस में आ जाएंगे, नहीं, एडवांस में तो इससे काफी टफ आएंगे, बट अपन को अपनी बेस मजबूत रखनी है। ठीक है, जो दिया हुआ है मैं तो भैया वो करूंगा। उसने बोल रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर मैं सी के साथ डॉट लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 0। क्यों? इसने बोल रखा है परपेंडिकुलर है। सिमिलरली बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इज्जतदार तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख दूंगा a डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली c डॉट b
प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। काम खत्म, आधा क्वेश्चन हो गया। इसने बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने जब भी बोल रखा है अगर a प्लस बी प्लस सी का दिख जाए तो तुम्हें तो भैया एक ही फॉर्मूला आता है, बचपन से सीख रखा है। कौन सा फॉर्मूला मैंने सीख रखा है? a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये होता है मॉड a का स्क्वायर। मॉड a कितना दिया हुआ है? 3, 3 का मतलब स्क्वायर 9, प्लस मॉड b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस मॉड c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। बट मैं तो यहाँ से सबसे समझ चुका हूँ यहाँ से कि इनका सम मेरे पास 0 ही होता है। बात समझ में आ रही है? तुम तीनों को ऐड कर लो तो क्या है मेरे पास यहाँ से ये पूरा पार्ट 0 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आंसर आएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50। जो इसको अगर मैं रूट करूंगा, रूट करने पे मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से 5√2 विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। काम खत्म, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें तुम चाहे 5 स्टार लगाओ, चाहे तुम 6 स्टार लगाओ, चाहे तुम 7 स्टार का होटल लगा दो, ये अपन का मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और ये काफी अच्छा कंसेप्ट अपन को समझाता है, बहुत अच्छा प्यारा कंसेप्ट समझाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं आर्क एसी ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ओ। ठीक है, जो जो दिया हुआ है मैं तो भैया वो करूंगा। क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास यहाँ से आर्क एसी है, आर्क एसी मतलब यहाँ से कुछ ए पॉइंट है, यहाँ पे कुछ सी पॉइंट है। उसने बोला है ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ओ, मतलब सेंटर ओ दिया हुआ है, ओके। पॉइंट बी डिवाइड्स द आर्क इन द रेशियो 1:2, मतलब बी कोई पॉइंट है, ये मेरे पास डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में, मैंने ये भी लिख दिया, ओके। ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है। ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब यहाँ से ये कुछ दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है बी वेक्टर, ओके। देन कैलकुलेट ओ सी वेक्टर, मतलब तुम्हें यहाँ से ये ओ सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। सबसे पहले मुझे कॉमन क्वेश्चन को देखते से समझ में आ गया था कि भैया 1:2 का रेशियो है, तो ये अपन कॉमन सेंस से भी सीख सकते हैं, फिर ज्योमेट्री से। अगर 1:2 को वो सर्कमफेरेंस में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो एंगल को भी 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्या तुम यहाँ से नॉर्मल कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल बन जाएगा और यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा? क्यों? खुद सोच सकते हो ना, 1:2, टोटल एंगल है 90, 90 के 3 पार्ट 30 30 30, 30 का पहला पार्ट 30, इसका दूसरा पार्ट 60, ओके। मैंने यहाँ से अगर एक चीज सीख रखी है कि ये जो फिगर है ना ये कोप्लेनर है, और मैंने यहाँ से अपने टीचर से ये भी सीखा था कि कोप्लेनर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द, मतलब अपन लीनियरली उसको डिपेंड करवा सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ? ओ सी वेक्टर को तो तुम अभी यहाँ से बताऊँ, एक इसको कुछ सी वेक्टर मान लो, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने बता रखा था ना कि अगर ये कोप्लेनर है तो अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिछले टर्म्स में। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि अगर एक वेक्टर दूसरे पे ऐसा अपन कोप्लेनर है उसमें, तो यार है मैंने बताया था लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, तो ये वही तो है यहाँ से, बस मैंने यहाँ से लैम्डा और म्यू को एक्स और वाई से कर लिया। बात समझ में आ गई? मैं यहाँ से ये सोचता हूँ कि मैं यार यहाँ से दोनों साइड पे ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दोनों साइड पे ए का डॉट प्रोडक्ट लेके देखने क्या आता है। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के साथ मॉड होगा, मतलब अगर मैं वो लूंगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ मॉड ए का स्क्वायर बन जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा? मॉड ए का स्क्वायर, ऑफकोर्स, प्लस वाई टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नो प्रॉब्लम, सीधी सी बात है। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा 0, क्यों? दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन जाएगा 0। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ऑफकोर्स समझ में आ रही है। और उससे बड़ी बात, क्या मैं यहाँ से इसको थोड़ा इज्जतदार तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ कि x टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस वाई मॉड ए मॉड बी इंटू ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? साइन 60। साइन 60 कितना होता है? 0 1/2 1/√2 √3/2, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा √3/2। और उससे बड़ी बात, क्या मैं यहाँ पे इसको मॉड ए स्क्वायर को इससे और इससे काट सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यार यहाँ से जो अपन की रेडियस है, ये तो रेडियस है ना, अब ये मॉड ए भी बराबर होगा, मॉड बी भी बराबर होगा, मॉड सी भी बराबर होगा, ये तो रेडियस है मेरे पास सर्कल की, तो ये कट गया। तो मेरे पास यहाँ से एक रिलेशन आया, एक रिलेशन ये आया कि x प्लस वाई √3/2 विल बी इक्वल टू 0, ये मेरे पास आया पहला रिलेशन। अभी मैंने लिया है ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्या मैं ऐसे बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ? ऑफकोर्स ले सकता हूँ। बी के साथ अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर, ओके।
क्या मैं ऐसे इसको खोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स खोल सकता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा मॉड सी मॉड बी इंटू कॉस ऑफ सी और बीच के एंगल का कितना है? कॉस 60। कॉस 60 मतलब साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 0 1/2। मतलब ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वापस से आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 30 आ जाएगा। कॉस 30 मतलब साइन 60। साइन 60 मतलब √3/2 √3/2 प्लस वाई इंटू मॉड बी का स्क्वायर। अब वापस से समझ में आ गया कि यहाँ से मॉड सी यहाँ से ये अपन का पूरा इससे कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। तो मेरे पास एक रिलेशन छोटा सा यहाँ पे भी आ गया। क्या? 1/2 विल बी इक्वल टू क्या है यहाँ से मेरे पास, यहाँ से x √3/2 प्लस वाई, है ना। ये मेरे पास यहाँ से कुछ ऐसा रिलेशन आया। इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी 1 इज इक्वल टू एक्स √3 प्लस 2y। हाँ, अब क्या मैं y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ये मेरे पास यहाँ से दूसरी इक्वेशन है। अब क्या मैं इसको, या फिर चलो तुम इसको ऐसे करो, तुम यहाँ से इसको ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू माइनस वाई √3/2। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 इज इक्वल टू एक्स कितना है मेरे पास? माइनस वाई √3/2 माइनस वाई √3/, या थोड़ा घुचर पुचर हो चुका है लेकिन तुम कंसेप्ट तो समझ चुके हो कि भैया है क्या, इंटू √3, है ना, इंटू √3 प्लस 2y, है ना, प्लस 2y। तो यहाँ से मैं कुछ समझ में आ रहा है एक चीज़, ये मुझे आ रही है कि -3y प्लस 2 2 4y, है ना, -3y प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि y इज इक्वल टू 2 आया। अगर y 2 आया, क्या तुम पुट करके x ला सकते हो? अगर x आ गया, अगर y आ गया, तो तुम यहाँ से इसमें पुट कर सके ओसी वेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल फाइंड कर सकता हो। और ये पूरा अपन का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपन का आया था मेंस में। टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, बट ये कितने सारे अपन के कंसेप्ट चेक कर लेता है। पहला कंसेप्ट कोप्लानरिटी का, यहाँ से जो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर है ना, यही पूरी जान है। दूसरी बात, इसने अपन की डॉट प्रोडक्ट की भी नॉलेज चेक कर ली कि अपन को दोनों साइड पर डॉट प्रोडक्ट लेना है। बात समझ में आ रही है? इसने अपन को यहाँ से ये इसका इंटरप्रिटेशन भी चेक कर लिया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहीं से अपन की वीडियो एंड होती है। इस वाले वीडियो में अपन ने खासकर काफी क्वालिटी क्वेश्चंस करे हैं, तो इसको जरूर तुम लाइक करना मत भूलना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगले वीडियो में अपन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या तुम ऐसा मत सोचो कि मैं थोड़ा कम कंटेंट ले रहा हूं या फिर वो है। कराने को मैं तुम लोग को 1000 क्वेश्चन करा सकता हूं, बट वही वाली बात है, 1000 रिपीटेड क्वेश्चन से अच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ गिनती के अच्छे कंसेप्ट वाले जो अपन के मेंस पूछता है। क्योंकि अब देखो, जितने भी क्वेश्चन है ना वो इसके आसपास ही घूमेंगे। कुछ भी कर लो, जितने भी क्वेश्चन है वो इसके आसपास ही घूमने वाले हैं। तो इससे अच्छा इन वाले क्वेश्चंस पे तुम ध्यान दो। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताना यार कैसी लगी है। ठीक है, काफी मेहनत लगती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब कोई तारीफ करता है और बताता है कि भैया आपके नोट्स ने हमारी हेल्प करी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।